हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे साहित्यिक चिंतन, जो हिंदी का सब्जेक्ट है हमारा, उसके यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। ये हमारी लास्ट यूनिट है। इसके बाद हमारा इस साहित्यिक हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जिसने वीडियो नहीं देखी है लास्ट हमारी, वो सारी यूनिट बाय यूनिट सारी वीडियोस देख लीजिएगा। सारी वीडियो देखोगे तभी आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू यूनिट्स, आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम उस चैप्टर यूनिट से या फिर चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे हमें उन्हें कवर करना है। ठीक है, जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको आने वाली वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4 था। इसका नाम क्या है? आलोचना के अवधारणात्मक पदों का समान परिचय दो। लास्ट हमने उस वीडियो में लोक मंगल, नवजागरण, पुनर्जागरण और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अभिव्यक्ति, अधिव्यक्ति, बोध, तो इन सब चीज़ों को क्लियर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसके दूसरे परिचय के बारे में बात करेंगे। आलोचनात्मक अवधारणात्मक पदों का ही परिचय है, लेकिन परिचय नंबर 2 है, वो 1 था। इसमें क्या है देखते हैं कि इस इकाई में बिन, प्रतीक, मिथक, विसंगति और विडंबना जैसी जो आलोचना है ना, उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? आलोचना के अर्थ स्वरूप समझ सकेंगे, बिन, प्रतीक, मिथक, विसंगति, विडंबना की अवधारणा को जान सकेंगे, काव्य भाषा में विबंबों और प्रतीकों की भूमिका को हम समझ पाएंगे। प्रस्तावना तो आलोचना साहित्य एक आवश्यक भाग है जो रचनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है। तो आलोचना साहित्य एक ऐसा इंपॉर्टेंट भाग है जो रचनाएं उनके बारे में बताती है, उनका मूल्यांकन करके हमें बताती हैं। कौन करती हैं? आलोचना साहित्य का एक भाग है। तो आलोचना काम करती है साहित्य के एक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साहित्य का ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। और इसमें वो उस रचनाओं का विश्लेषण करती हैं, उनके बारे में बताती हैं, उसका मूल्यांकन भी करती हैं। तो पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड है कि काव्य में बिन, प्रतीक, मिथक का जो महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये कविता के सौंदर्य और उसकी गहराई को बढ़ावा देता है। अब कोई भी कविता पढ़ लोगे, उसके भाव, उसके उद्देश्य के बारे में उसको पढ़ के हमें पता चल जाता है। तो ये किसका काम है? ये बिन, प्रतीक और मिथक, इसके महत्वपूर्ण स्थान है कविता के अंदर, क्योंकि ये कविता के जो उसके सौंदर्य उसकी गहराई को और बढ़ावा देते हैं, उसकी भावनाओं को और जागरूक करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, साहित्य में विसंगति और विडंबना का उपयोग सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। साहित्य में विसंगति और विडंबना का उपयोग हम करते हैं, ये जो उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है ना, उसको उजागर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य में आलोचना। तो आलोचना का अर्थ और स्वरूप देखते हैं। आलोचना का अर्थ है कि साहित्यिक रचनाओं का विश्लेषण और उसका मूल्यांकन करना। ये किसी रचना की विशेषताएं, दोष और प्रभावों को समझने में हमारी मदद करते हैं। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल, हरजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह प्रमुख हैं। ये आलोचक रहे हैं प्रमुख। इनके नेम याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह, ये प्रमुख आलोचक रहे हैं। अब आलोचनाओं की प्रकार, तो प्रकार देख लेते हैं। व्याख्यात्मक आलोचना, तो इसका क्या है कि ये रचना की व्याख्या और इसके अर्थ को स्पष्ट करती है। आपको कोई भी एक काव्यांश दिया जाता है, उसको बोलते हैं कि इसकी हमें व्याख्या करके बताइए। तो ये किसके अंडर आती है? ये व्याख्यात्मक आलोचना के अंडर में आती है। आदरपरक आलोचना, तो ये लेखक या रचना की सराहना करती हैं। ठीक है। नियामक आलोचना, तो साहित्य के नियम और मानकों पर ये आधारित होती हैं। ठीक है, ये नियमों के अंडर का काम करती हैं। और मार्क्सवादी आलोचना होती है ना, समाजवादी दृष्टिकोण से साहित्य का ये अध्ययन करती हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना, तो लेखक के मानसिक भावनात्मक पहलुओं का ये विश्लेषण करती हैं। तो ये सारे प्रकार हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। आप जब पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
इस पे मार्क्स आ सकते हैं कि आप आलोचनाओं के प्रकार के बारे में बताइए। एक क्वेश्चन आ सकता है इस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आलोचना का उद्देश्य। तो साहित्य का जो विश्लेषण है और उसका मूल्यांकन करती है, सबसे पहला उद्देश्य इसका यही है। रचनाकारी को ये सही दिशा दिखाती है, पाठकों को साहित्य की गहराइयों को भी समझने की प्रेरणा देती है। अब आगे बढ़ते हैं, काव्य भाषा के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में भी बात कर रहे थे, हमको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। विभिन्न का अर्थ है कि जैसा दृश्य या चित्र, जैसे पढ़ते समय हम अपनी स्पष्ट अपनी एक छवि बन जाए, उसको बिंब कहते हैं। कविता में शब्दों के माध्यम से चित्र उकेरना ही बिंब कहलाती है। ठीक है, शब्दों के माध्यम से आप इमेजिन कर लेते हो कि वहाँ की उस टाइम की तस्वीरें क्या होंगी, तो उसको ही बिंब कहते हैं। तो जैसे उदाहरण है, सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब गया, तो ये दृश्य हमारे मन में चित्र की तरह उदाहरण दे दिया कि कोई आपको बोलता है कि सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब गया, तो आप धीरे धीरे इमेजिन कर लेते हो कि किस तरह से हुआ था। हमारे जो मन में है उसके अंदर उस चित्र को हमारे मन के अंदर ही उभर के आ जाता है। ये बोलता है कि सूरज आसमान में उग गया सुबह सुबह, तो वो आप वो चीज़ भी आप इमेजिन कर लेते हो। तो बस यही चीज़ है, उनका यही है कि ये किसी ये दृश्य या चित्र है ना, उसे पढ़ते समय हमारे मन में उसकी छवि बन जाती है। उसी कविता में शब्दों के माध्यम से कोई चित्र बन जाना, उसको ही बिंब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब विभिन्न के प्रकार क्या होते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। दृश्य मतलब चमकते हुए चांदनी रात में झील का पानी, ये प्रकार है। चमकते हुए चांदनी रात में अब झील का पानी, आप कोई भी चीज़ शब्दों के द्वारा पढ़ते हो और आप उसको इमेजिन कर लेते हो, उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हो, अपने मन के अंदर बिठा लेते हो। तो बस दृश्य बिंब यही होते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है कि चमकते हुए चांदनी रात में झील का पानी। श्रव्य बिंब, मंदिर की घंटियों को मधुर ध्वनि से। अब श्रव्य बिंब में क्या आता है, जैसे मंदिर की घंटियाँ हो गई, उसको आप मधुर ध्वनि में सुनते रहते हो, इमेजिन करते रहते हो मंदिर के दृश्यों के बारे में। तो ये किसमें आ गया, श्रव्य ध्वनि, मतलब सुनकर आप पता लगा रहे हो। आपने कोई चीज़ सुनी है, आप उसको इमेजिन कर रहे हो अपने मन के अंदर। स्पर्श बिंब मतलब कोई भी चीज़ महसूस कर, जैसे बर्फ़ के समान ठंडी हवा, तो ये आप फील कर लेते हो, तो ये आती है हमारी स्पर्श बिंब में। अब गंध बिंब में क्या आती है, मिट्टी में बारिश की भीनी भीनी खुशबू, तो उसका आप गंध मतलब इसकी खुशबू के अनुसार आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि बारिश में मिट्टी की जो खुशबू आती है वो किस प्रकार है। स्वाद बिंब तथा रसीले आम का मीठा स्वाद, तो आप ये टेस्ट के द्वारा आप इसको महसूस कर लेते हो। तो ये आप इमेजिन ही तो करते हो, कुछ चीज़ें होने के कारण आप ये चीज़ें इमेजिन कर सकते हो कि दृश्य बिंब हो गया, श्रव्य बिंब को मंदिर की घंटियों के द्वारा आपने पहचान लिया, स्पर्श बिंब को आपने बर्फ़ की ठंडी हवा से पहचान लिया, जो गंध बिंब है ये इससे आपने मिट्टी में जो बारिश की खुशबू आती है उसके द्वारा पहचान लिया, और रसीले आम का मीठा स्वाद है वो आपने स्वाद बिंब से पहचान लिया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट्स हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। मिथक में क्या है, मिथक का अर्थ क्या होता है कि ऐसी कथाएं या विश्वास जो समाज में लंबे लंबे समय से चले आ रहे हैं। और ठीक है, मतलब मिथक में क्या आते हैं, कोई भी ऐसी कविता या कोई भी विश्वास जो समाज में लंबे समय से हमें चलते आ रहे हैं, या आमतौर पर धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कथाएं होती हैं, जैसे रामचरितमानस, गीता, मुस्लिमों में कुरान, और सिखों में गुरु गोविंद सिंह की एक किताब है, और ईसाइयों में बाइबल है। तो ये सारी जो ऐतिहासिक कथाएं और भी जो ऐतिहासिक या धार्मिक या उन कथाओं के बारे में बताया जाता है, उन बुक्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ें ये जो पुराने टाइम से हमें चलती आ रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे उदाहरण मैंने ये बताया था आपको, एक देख लेते हैं अभी। रामायण, जैसे रामायण में हमें रामचरितमानस के बारे में बता रखा है। रामायण के अंदर जो रामायण के बारे में रामचरितमानस के अंदर उसके अंदर बताया गया, आपने पढ़ी भी होगी तो आपको पता ही होगा, उसके अंदर बताया गया। तो ये उदाहरण है महाभारत और ग्रीक जो पौराणिक कथाएं हैं उन सब के बारे में, जो हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारी संस्कृति, हमारी जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हुई हैं उन सब से रिलेटेड जो कथाएँ होती हैं उनके बारे में, जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। इनकी विशेषताएँ क्या है, मिथक जो है ना प्राचीन कथाओं से जुड़ी है। मैंने बताया था कि मिथक जो प्राचीन कथाओं से जुड़ी है, पुराने समय से चलती आ रही है। ये हमारी प्राचीन जो धार्मिक, हमारी संस्कृति, हमारी ऐतिहासिक चीज़ों से संबंधित हमें चीज़ें बताती हैं। तो इनका संबंध समाज के विश्वासों और परंपराओं से होता है। ठीक है, साहित्य में
इनका उपयोग सांस्कृतिक गहराई लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रतीक का क्या अर्थ है? प्रतीक वे शब्द है या वस्तु होती है जो किसी गहरे अर्थ को हमें दर्शाती है। ये केवल अपनी सती पहचान तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि अलौकिक या गहन अर्थ हमें इसका प्रकट करती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि कमल का फूल तो पवित्रता और आत्मज्ञान का ये प्रतीक दिखाती है हमें। दीपक ज्ञान और प्रकाश का ये प्रतीक दिखाती है। चिड़िया स्वतंत्रता का ये प्रतीक है। तो साहित्य में प्रतीकों का महत्व है। तो कविता में गद्य गहराई लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ अलग अलग संदर्भों में बदला जा सकता है। छायावादी या प्रयोगवादी कविताओं में प्रतीकों का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक, विसंगति और विडंबना को देख लेते हैं। तो विसंगति का क्या अर्थ है? कि किसी भी स्थिति में असमानता और विरोधाभास होती है। साहित्य में इसका जो उपयोग है ना, वो सामाजिक को बुराई को उजागर करने के लिए किया जाता है। ऐसे गरीबों के लिए बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जबकि अमीरों के लिए महंगे अस्पतालों की भरमार होती है। कितने सारे डॉक्टर्स उसमें अवेलेबल होते हैं। विडंबना में क्या है? जब किसी कथन या परिस्थिति में उसका वास्तविक अर्थ विपरीत या व्यंग्यात्मक हो तो उसे विडंबना कहते हैं। मतलब इसका उपयोग साहित्य में व्यंग या आलोचना के लिए किया जाता है। जैसे वह ईमानदार है लेकिन हर काम के लिए रिश्वत लेता है, तो ये एक आलोचना होगी उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि वो ईमानदार तो है लेकिन वो रिश्वत लेके काम करता है। तो हम उसकी तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन साथ में हम उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो ये एक आलोचनात्मक कथन होता है। विडंबना में एक ही किसी भी कथन या परिस्थिति में उसका वास्तविक अर्थ और विपरीत या व्यंग्यात्मक, उसे विडंबना कहते हैं। देखो, अंधे के शहर में आईने बेच रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी वास्तविक बात बता रहे हैं और इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। विसंगति विडंबना में क्या अर्थ होता है, एक बार देख लेते हैं। शायद एक क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, तो आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। किसी असामान्य और विरोधाभासी स्थिति को दिखाती है। और विडंबना क्या करती है? कथन के माध्यम से व्यंग प्रकट करती है। विसंगति में ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को ये उसको उजागर करती है और ये शब्दों के माध्यम से छपे हुए अर्थ को प्रकट करती रहती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। आलोचना साहित्य के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण माध्यम है। भिन्न प्रतीक और मिथक काव्य भाषाओं को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। विसंगति विडंबना साहित्यों में सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों की वास्तविकता को उसको उजागर करने के लिए उपयोगी होता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की जो विसंगति है ना, उसको उजागर करती है और प्रतीकों के माध्यम से इसका गहरे अर्थ प्रकट करती है। और प्रतीकों का जो स्थान है वो हमारे छायावादी में और प्रयोगवादी काव्यांशों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतीकों का बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। आलोचना, ये साहित्य का विश्लेषण करती है। जैसे रामचंद्र शुक्ल और नामवर सिंह बिन, ये दृश्य या चित्र बनाने वाले शब्द हैं। जैसे झील में चांद का प्रतिबिंब। मिथक में प्राचीन कथाएं और विश्वास है। रामायण महाभारत। प्रतीक, किसी गहरे अर्थ को दर्शाने वाली वस्तु। कमल, पवित्रता। विसंगति, समाज में असमानता और विरोधाभास। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी। विडंबना, व्यंग या विपरीत अर्थ देने वाले कथन से ईमानदार आदमी रिश्वत लेता है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर था, लास्ट यूनिट थी। जिसने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, सारी वीडियोस देखोगे तभी आपके जो चैप्टर से रिलेटेड सारे जो चैप्टर्स हैं वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।